वेलकम टू पीसी मॉल सोल्यूशन। तो आज की इस वीडियो में हम यहाँ से मॉडल पेपर सॉल्व करेंगे। क्लास 12 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम 2025। सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे पूर्णांक 70 नंबर का, और समय देखेंगे 3 घंटे 15 मिनट। कुछ निर्देश दिए रहते हैं, जो निर्देश को आपको पढ़ना है। निर्देश में है प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। यहाँ पे हम पहला क्वेश्चन देखेंगे। ऐसे विलयन जिनका द्रव एवं वाष्प अवस्था में संगठन समान होता है कहलाता है। ए देखेंगे वास्तविक विलयन, बी देखेंगे निलंबित विलयन, सी देखेंगे आदर्श विलयन, और डी देखेंगे स्थिर क्वाथी मिश्रण। तो यहाँ से हमारा जो आंसर होगा वो हो जाएगा स्थिर क्वाथी मिश्रण। सेकेंड नंबर हम देखेंगे वांट ऑफ गुणक आई एवं वियोजन की मात्रा अल्फा में संबंध है। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे अल्फा बराबर n-1 i-1, अल्फा बराबर n+1 i+1, अल्फा बराबर i-1 n-1, अल्फा बराबर i-1 अपान n+1। इनमें हमको संबंध बताना है। तो यहाँ से हमारा संबंध है ये अल्फा बराबर i-1 n-1, ये सी ऑप्शन सही है। ग में देखेंगे C6H5OH ये फिनाल है। NaOH के साथ रिएक्शन कराएंगे तो A क्या प्राप्त होगा, फिर H2O के साथ कराएंगे तो B हमको पता करना है, फिर AC2O के साथ कराएंगे तो C हमको पता करना है। अब क्रिया के अंतिम उत्पाद C होगा सैलिसिलिक अम्ल, फिर सैलिसैल्डिहाइड, फेनिल एसीटेट, एस्प्रीन। तो यहाँ से हम देखेंगे तो यहाँ से हमारा प्राप्त होगा D एस्प्रीन। घ नंबर देखेंगे निम्नलिखित में से एक अभिविन्यास के लिए चुंबकीय आघूर्ण चक्रण केवल का मान 2.84 बोर मैग्नेटॉन है। सही विकल्प है D⁵, D⁵, D⁴ D⁴ दुर्बल लिगेंड, प्रबल लिगेंड। तो इनमें से हमको ऑप्शन बताना है। यहाँ से देखेंगे तो यहाँ से हम देखेंगे घ का हमारा क्या हो जाएगा डी ऑप्शन, D⁴ प्रबल लिगेंड क्षेत्र। क्या होगा, प्रबल लिगेंड क्षेत्र। अंगा में देखेंगे निम्न में से कौन से एमीन नाइट्रस अम्ल के साथ क्रिया करके N2 मुक्त नहीं करती है। ए देखेंगे ट्राइमेथिलेमीन, बी देखेंगे एथिलेमीन, सी देखेंगे आइसोब्यूटिलेमीन, और डी देखेंगे ब्यूटिल एमीन। तो ये है हमारा ट्राइमेथिल एमीन, यहाँ पे ए ऑप्शन सही है। फिर उसके बाद देखेंगे च में देखेंगे एसिटिक अम्ल की क्रिया डाई एजोमेथेन से कराने पर बनने वाला यौगिक है मेथिल एसीटेट, एथिल एसीटेट, मेथेन, मेथिल एमीन। तो यहाँ से हमारा क्या है मेथिल एसीटेट प्राप्त होगा, मेथिल एसीटेट। फिर हम देखेंगे यहाँ पे सेकेंड नंबर क्वेश्चन। सेकेंड नंबर हमारा है, सेकेंड नंबर का क देखेंगे फिनाल की तुलना में पी नाइट्रोफिनाल अपेक्षाकृत अधिक अम्लीय क्यों है। एक नंबर का क्वेश्चन है। यहां से उत्तर देखेंगे बेंजीन वलय में किसी इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह जैसे NO2, CN, हैलोजन, एल्डिहाइड आदि की उपस्थिति में फिनॉक्साइड आयन के बेंजीन वलय पर ऋणावेश कम हो जाता है। फलस्वरूप फिनॉक्साइड आयन में जो स्थायित्व में वृद्धि हो जाती है और अम्लीयता बढ़ जाती है। तो ये इसके जो परिभाषा है यहाँ पे। अगला नंबर देखेंगे ख वाला प्रश्न है हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल से फिनाल बनाने की क्रिया जो विधि लिखी है। ये 2 नंबर का प्रश्न है। तो यहाँ पे हम देखेंगे नाइट्रोफिनाल की अम्लीयता फिनाल से अधिक होती है। इनकी अम्लीयता का क्रम है जैसे पी नाइट्रोफिनाल, ओ नाइट्रोफिनाल, मेटा नाइट्रोफिनाल या एम नाइट्रोफिनाल, फिर फिनॉल। तो ये इसके जो ऑर्डर है यहाँ पे आप देख सकते हैं। अगला नंबर हम देखेंगे सतजेफ नियम को उदाहरण द्वारा समझाइए। तो ग नंबर जो देखेंगे ये भी 2 नंबर का प्रश्न है। ख वाले में देखेंगे फिनालिक अम्लों को गर्म सोडा लाइम के साथ आसवन करने पर विकार्बोक्सिलीकरण क्रिया के फलस्वरूप सोडियम फिनॉक्साइड बनता है जो अम्लीकृत करने पर फिनाल देता है। तो ये रिएक्शन देखिए। फिर NaOH के साथ हम क्या कराएंगे, सोडा लाइम के साथ गर्म करेंगे तो ये हमारा फिनाल प्राप्त हो जाएगा, सोडियम कार्बोनेट प्राप्त हो जाएगा। अब ग नंबर हम देखेंगे, ग नंबर में हम देखेंगे सेतजेफ नियम। तो ये रहा द्वितीयक तथा तृतीयक एल्कोहलों का एल्केनो में जो एल्किन है, एल्किनों में निर्जलीकरण उबलते हुए तनु सल्फ्यूरिक अम्ल जैसे H2 1:1 द्वारा सेतजेफ नियम के अनुसार होती है। इस नियम के अनुसार 2 या अधिक बीटा हाइड्रोजन होने पर
बीटा हाइड्रोजन का विस्थापन कम हाइड्रोजन रखने वाले कार्बन परमाणु से होगा। जो हाइड्रोजन कम रखते हैं वहां से क्या होगा, हाइड्रोजन का विस्थापित होगा। जिसे हम देख सकते हैं CH3 CH2 CHOH CH3 H2O क्या होगा, बाहर निकलेगा, तो यहाँ पे क्या बनेगा, मुख्य प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH11 CH CH3, जिसको बोलते हैं 2 ब्यूटीन। फिर एक बनेगा CH3 CH2 CH11 CH2, ये बनेगा 1 ब्यूटीन। ये हमारा मुख्य प्रोडक्ट बना, ये हमारा गौण प्रोडक्ट बना। तो ये रहा ग नंबर सेटजेफ का नियम रहा। यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट नियम है, आप देख सकते हैं, इसको पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखेंगे डाईएथिल फिनाल के आईपीएससी नाम वाले यौगिक की संरचना दीजिए। तो डाईएथिल फिनाल का हम देखेंगे यहाँ पे आईपीएससी नाम वाले यौगिक का संरचना यहाँ से हम देखेंगे। तो यहाँ से रहा, ये रहा स्ट्रक्चर। तो इसका आईपीएससी नेम लिखना है, तो देखेंगे हमने OH ये हमारा फंक्शनल ग्रुप है, तो यहीं से नंबरिंग करेंगे, तो 1 2 3, तो हम लिखेंगे 2,3। देखिए 2,3 डाई एथिल, C2H5 को एथिल कहते हैं, डाई एथिल। ये फिर हमारा क्या बचेगा, फिनाल, तो यहाँ पे लिख दिया फिनाल। तो ये आईपीएससी नेम रहा, जो काफी इंपॉर्टेंट है, आप देख सकते हैं। तीसरा नंबर अब हम प्रश्न देखेंगे, मॉडल पेपर का तीसरा नंबर, निम्नलिखित अभिक्रिया में A की संरचना दीजिए। जैसे आपको इस तरह के क्वेश्चन दे दिया रहेगा, ये 2 नंबर के प्रश्न आते हैं। NaNO2 + HCl 273 से 278 केल्विन, फिर H3PO2 H2 के प्रेजेंस में। तब यहाँ से A आपको बताना है कि क्या प्राप्त होगा। दोस्तों अब काफी इंपॉर्टेंट है, ये रिएजेंट आपको पता होगा और फिर इसके बाद क्या बनने वाला है, तो आप इसी रिएजेंट से आप पता कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे, जैसे देखेंगे ये हमारा रहा बेंजीन है। आईपीएससी नेम देखेंगे तो 2 नाइट्रो 4 मेथिल एनिलीन, ये रहा। अब NaNO2 के प्रेजेंस में कराएंगे, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, यहाँ से CH3NO2 सेम रहेगा, मेटा पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन एमीन हमारा चेंज हो जाएगा यहाँ पे N2Cl में, N2Cl में। फिर हम कराएंगे कॉपर के प्रेजेंस में Cu+, फिर H3PO2 H2O के प्रेजेंस में कराएंगे, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, यहाँ से 3 मेथिल नाइट्रोबेंजीन, ये बनेगा। H3PO3 निकल जाएगा, HCl निकल जाएगा और N2 भी बाहर हो जाएगा। तो ये भी देखते हैं, तो काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। NaNO2 के साथ कराएंगे तो ये बस चेंज होगा, ये N2Cl हो जाएगा। फिर उसके बाद कराएंगे H3PO2 के या H2O के प्रेजेंस में कराएंगे, दोनों में, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, यहाँ पे ये इस तरह 3 मेथिल नाइट्रोबेंजीन, फिर N2 बाहर निकल जाएगा। अब हम देखेंगे ख में, विलयन के अणु संख्यक गुणधर्म किसे कहते हैं, उदाहरण भी दीजिए। ये भी 2 नंबर का प्रश्न है, तो इसका हम देखेंगे आंसर। ख वाला देखेंगे उसका आंसर, तनु विलयनों के वे भौतिक गुणधर्म जो विलयन में उपस्थित कणों की संख्या मात्रा पर निर्भर करते हैं, लेकिन उनके आकार तथा प्रकृति पर निर्भर नहीं करते, अणु संख्य गुणधर्म कहलाते हैं। दूसरे शब्दों में, विलयन के वे गुणधर्म जो विलयन में उपस्थित कुल कणों की संख्या तथा विलय के कणों की संख्या के अनुपात पर निर्भर करते हैं, अणु संख्य गुणधर्म कहलाते हैं। दोनों डिफिनेशन आप लिख सकते हैं बोर्ड एग्जाम में। अगला नंबर हम देखेंगे ग नंबर, ये भी 2 नंबर का प्रश्न है। निम्नलिखित अभिक्रिया के लिए समीकरण दीजिए। प्रोपेन मोनॉल का क्षारीय KMnO4 के साथ ऑक्सीकरण। तो दोस्तों हम देख सकते हैं इसका ऑक्सीकरण करा के, जैसे एग्जाम में, तो प्रोपेन मोनॉल तो CH3 CH2 CH2 OH, ये हमारा हो गया प्रोपेन मोनॉल। और जैसे हम देखते हैं यहाँ पे लिखा है KMnO4 ऑक्सीकरण। और जैसे ऑक्सीकरण कराएंगे तो हमारा एल्डिहाइड प्राप्त हो जाएगा, यानी यहाँ से प्राप्त हो जाएगा CH3 CH2 फिर CHO। अब देखेंगे फिर इसका ऑक्सीकरण कराएंगे, फिर KMnO4 यहाँ पे लिखेंगे, 2 बार कराएंगे ऑक्सीकरण, हम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ऑक्सीकरण कराएंगे, जैसे ऑक्सीकरण कराएंगे तो ये हमारा प्राप्त हो जाएगा कार्बोक्सिलिक में चेंज हो जाएगा, CH3 CH2 COOH। देखिएगा ये एक बार एल्कोहल का ऑक्सीकरण कराया था, एल्डिहाइड बना, एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण कराएंगे तो क्या बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक बन जाएगा। ये हल्का जो क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। तो देख सकते हैं एल्कोहल से एल्डिहाइड, एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक, ये प्राप्त हो गया। अगला नंबर हम क्वेश्चन देखेंगे, इसको इंपॉर्टेंट कर सकते हैं, इसके फॉर्मूले भी हैं। घ, एक अभिक्रिया का ताप 298 केल्विन से 308 केल्विन पर कर दिया जाता है, तो उसका वेग स्थिरांक 2 गुना हो जाता है। इस अभिक्रिया की संकीर्ण ऊर्जा ज्ञात कीजिए। तो देखेंगे ये भी 2 नंबर का प्रश्न है।
यहाँ से सबसे पहले हम देखेंगे, दिया है T1 बराबर 298 केल्विन, T2 बराबर 308 केल्विन। तो हम देखेंगे जो अभिक्रिया का रेट है दोगुना क्या कर रहा है, K2 बराबर 2K1। अब हम जानते हैं कि एक फार्मूला होता है log K2 अपॉन K1, यही फार्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, देख सकते हैं EA अपॉन 2.303 R T2 माइनस T1 अपॉन T1 T2, ये रहेगा। अब K2 की जगह हम क्या रख देंगे, 2K1। देखिए यहाँ पे रखा है तो K1 से K1 कट गया। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि T2 का जो मान है, यहाँ पे T2 बराबर 308 और T1 बराबर 298 यहाँ पे दिया है। अब दोनों रख देंगे, इस फार्मूले में रखना है। अब K1 से K1 कट जाएगा और log 2 का वैल्यू होता है 0.3010, ये मान होता है log 2 का। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे, हमको क्या निकालना है, यहाँ पे ये निकालना है एक्टिवेशन एनर्जी। ये जैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, यहाँ से फाइनल आंसर आ जाएगा 52.903 जूल पर मोल या 52.903 किलो जूल पर मोल, ये आपका आंसर आ जाएगा यहाँ से। यहाँ से ये आ रहा आपका फाइनल आंसर। ये फार्मूला याद रखिएगा जो कल के लिए बोर्ड एग्जाम में। अगला नंबर हम देखेंगे 4 नंबर, 293 केल्विन से 313 केल्विन ताप परिवर्तित पर क्रिया की दर 4 गुनी हो जाती है। अभिक्रिया की संक्रियण ऊर्जा एक्टिवेशन एनर्जी का परिकलन कीजिए, ये निकालना है आपको। यह मानते हुए कि तापमान बदलने से इसका मान परिवर्तित नहीं होता। R बराबर दिया है जो 8.314 जूल पर केल्विन मोल, ये रहा। अब इसका आंसर देखेंगे, इसका आंसर देखेंगे फिर सेम फार्मूला, देखिए ये सेम फार्मूला है log K2 अपन K1, ये 2.303 R T2 माइनस T1 T2। अब देखेंगे 4 गुना बोल रहा है तो K2 बराबर 4 K1, T1 दिया है T2 दिया है, R का मान भी दिया है यहाँ पे। अब इसी फार्मूले में रख देंगे, तो जैसे हमने रखा है देखिए यहाँ पे रखते हैं और कट फिट क्या आ जाएगा, log 4 का वैल्यू आ जाएगा 0.6020, फिर ये, फिर यहाँ से कैलकुलेट करने के बाद ये आएगा और ये हम फाइंड करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये वाला नीचे आ जाएगा 20, देखिए ये आया है। अब इसको सॉल्व करेंगे, मैथ कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ पे आपका ये का जो वैल्यू आएगा, यहाँ पे आ जाएगा 5002, यहाँ पे आ जाएगा 52854.55 जूल या 52.85 किलो जूल। तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये आंसर है। ये फार्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको कैलकुलेशन आना चाहिए। अगला नंबर हम देखेंगे ख, धातु कार्बोनिल में आबंध की प्रकृति की विवेचना कीजिए, ये 3 नंबर का प्रश्न है, ये देख सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखेंगे धातु कार्बोनिलों के धातु कार्बन आबंध में S तथा P दोनों के गुण पाए जाते हैं। MC सिग्मा आबंध कार्बोनिल समूह के कार्बन पर उपस्थित इलेक्ट्रॉन युग्म को धातु के रिक्त कक्षक में दान करने से बनता है। MC पाई आबंध के पूरित D कक्षकों में से एक इलेक्ट्रॉन युग्म को कार्बन मोनोऑक्साइड के रिक्त प्रति आबंध पाई कक्षक में दान करने से, अब देख सकते हैं यहाँ पे फिर ये इसका स्ट्रक्चर रहा, यहाँ पे बनता है धातु के लिगेंड का आबंध एक सक्रियशीलता, या यहाँ से आप देख सकते हैं यहाँ पे ये बनाया गया है, प्रभाव उत्पन्न करता है, CO धातु के मध्य आबंध को मजबूत बनाता है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये रहा। अगला प्रश्न हम देखेंगे, निम्नलिखित अभिक्रियाओं को पूर्ण कीजिए। ये फिनाल है, ArN2Cl OH के प्रेजेंस में जैसे कराएंगे, देख रहे हैं यहाँ पे ये भी 3 नंबर का प्रश्न आता है बोर्ड एग्जाम में। अब यहाँ पे देखेंगे उपरोक्त अभिक्रिया फिनाल की एजो युग्मक अभिक्रिया को प्रदर्शित करती है। बेंजीन डाइओजोनियम क्लोराइड फिनाल से इस प्रकार से क्रिया करता है कि फिनाल की P स्थिति डाइओजोनियम लवण के साथ युग्मित होकर P हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन बनाती है। तो ये डिफिनेशन रहा। तो ये रहा बेंजीन डाइओजोनियम क्लोराइड, ये स्ट्रक्चर रहा। फिर देखेंगे फिनाल के साथ रिएक्शन कराएंगे, जैसे फिनाल के साथ रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पे HCl बाहर हो जाएगा। अब आपका क्या बन जाएगा, यहाँ पे देखिएगा P हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन, ये इसका रंग जो होता है नारंगी रंजक के टाइप होता है और यहाँ पे H2O Cl बाहर निकल जाएगा, H2O क्या हो जाएगा, Cl बाहर निकल जाएगा। जैसे देखेंगे OH और यहाँ से रिएक्शन कराया तो ये हमारा बन गया P हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन नारंगी रंजक। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सिंपल तरीके से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे Cl भी बाहर निकल गया, H2O भी बाहर निकल गया, ये जुट गया। तो आपको इस टाइप के स्ट्रक्चर बनाने आने चाहिए। अगला हम देखेंगे
घ काफी इंपॉर्टेंट है, इस प्रतिवर्ष ये एग्जाम में आता है। 3 नंबर के हैं, उभयदंती नाभि रागी। जो उभयदंती नाभिक रागी क्या होते हैं, एक उदाहरण की सहायता से स्पष्ट कीजिए यानी समझाइए। तो यहां से एक बार और क्वेश्चन को देख सकते हैं, उभयदंती नाभिक रागी क्या होते हैं, एक उदाहरण की सहायता से समझाइए। यहां पे देखेंगे, वे नाभिक रागी अभिकर्मक जो किसी इलेक्ट्रॉन न्यून केंद्र पर अपने दो भिन्न परमाणुओं के मध्य से आक्रमण करने से सक्षम होते हैं, उभयदंती नाभिक रागी कहलाते हैं। जैसे हम देख सकते हैं यहाँ पे साइनाइड CN, साइनाइड एक उभयदंती नाभिक रागी है। ये निम्न अनुनाद संरचनाओं में को रखता है। यहाँ से देख लीजिए स्ट्रक्चर, ये अनुनाद संरचना ये प्रदर्शित करता है, दोनों साइड डोनर एटम होते हैं। क्या होते हैं, दोनों साइड डोनर एटम होते हैं। फिर उसके बाद देखेंगे, कार्बन तथा नाइट्रोजन दोनों परमाणु के माध्यम से इलेक्ट्रॉन न्यून केंद्र पर आक्रमण करने से सक्षम तथा C परमाणु के माध्यम से आक्रमण के परिणाम स्वरूप एल्किल साइनाइड तथा N परमाणु से आक्रमण के फलस्वरूप आइसोसाइनाइड बनता है। यानी हम देख सकते हैं यहाँ पे दोनों साइड डोनर एटम होते हैं। 5वां नंबर हम प्रश्न देखेंगे, उपसंयोजक यौगिकों की संरचना समायवता की व्याख्या उचित उदाहरण के साथ कीजिए। उपसंयोजक के बारे में हमको यहाँ पे सॉल्व करना है। ये देखेंगे तो ये हमारा कितने नंबर का है, 4 नंबर के प्रश्न आते हैं। अब हम देखेंगे संरचनात्मक समायवता। पहला है आयन। आयन जो आयनन समायवता है, यह समायवता ससंयोजक गोलक तथा आयनन समूह या आयन के विनिमय के कारण होता है। देखिए आयन का विनिमय हो जाएगा, एक क्लोरीन बाहर निकल जाएगा NH3, देखिए बस बदलना है, क्लोरीन अंदर चला जाएगा यहाँ पे और NH3 बाहर हो जाएगा। जलयोजन समयवता, यह उपसंयोजक संकुल में जल के अणुओं की संख्या पर निर्भर या भिन्नता पर आधारित है। जैसे देखेंगे H2O Cl3, तो H2O यहाँ पे 5 हो गया, Cl अंदर हो गया, यहाँ पे देखिए H2O बाहर हो गया, Cl2 हो गया। यहाँ पे 3 था तो यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे क्या 6 है तो यहाँ पे क्या हो गया 5 हो गया। अगला देखेंगे बंधनी समयवता। इस प्रकार की समयवता उपसंयोजक यौगिक में उभयदंती लिगेंड, जैसे CN उभयदंती लिगेंड ये रहा, आपको पूछेगा बोर्ड एग्जाम में, N2 की उपस्थिति के कारण उत्पन्न होती है, जो दोनों परमाणुओं से किसी एक के द्वारा धातु आयन से जुड़े हो सकते हैं। जैसे M से N जुड़ रहा है और M से देखेंगे NC, ये दोनों मतलब जैसे एक दूसरे से धातु जोड़ सकते हैं। C और N दोनों उभयदंती लिगेंड होते हैं। अगला देखेंगे उपसंयोजक समायवता। इस प्रकार की समायवता तब पाई जाती है जब धनायन तथा ऋणायन दोनों संकर हो। देखिए अब हम चेंज कर देंगे, लिगेंड को चेंज करें, CONH3 देखिएगा CONHCN का 6 और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा CrNH3 का 6, ये अदला बदली हो जाता है यहाँ पे धनायन और ऋणायन के संकरण में। अगला नंबर हम ख देखेंगे, इसको भी इंपॉर्टेंट आप कर लीजिएगा। 36 ग्राम जल और 46 ग्राम एथिल एल्कोहल, ये जल भी दिया है और एथिल एल्कोहल के मिश्रण में दोनों का मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए। मैक्सिमम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में मोल प्रभाज पे। यहां से देखेंगे जैसे H2O का अणुभार देखेंगे तो कितना हो जाएगा 18। फिर जल के मोलों की संख्या N बराबर W1/M1, तो हमने जैसे 36/18 किया तो 2 आ गया, क्वेश्चन के हिसाब से हम करेंगे। फिर एथिल एल्कोहल का अणुभार देखेंगे तो ये आता है 46। फिर हम यहाँ पे एथिल एल्कोहल के मोलों की संख्या ज्ञात करेंगे, N2 हमने N1 माना जल के लिए, N2 मानेंगे एथिल एल्कोहल के लिए, तो W2/M2, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 1 आ जाएगा। अब देखेंगे जल का मोल प्रभाज Chi1 N1/N1 + N2, इस पे रखेंगे जल के लिए, तो जल के लिए रखेंगे तो आ जाएगा 0.67। अब देखेंगे एथिल एल्कोहल के लिए हमने रखा मोल प्रभाज Chi2 N2/N1 + N2, तो 1/2 + 1 0.33। अब देखिए दोनों सॉल्व हो गया। ये काफी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल रहा जो बोर्ड एग्जाम में पूछ सकता है। अगला नंबर हम देखेंगे ग, न्यूक्लियोसाइड तथा न्यूक्लियोटाइड में अंतर क्या होता है। यहाँ पे देख सकते हैं अंतर आप पूछा है, न्यूक्लियोसाइड तथा न्यूक्लियोटाइड में क्या अंतर होता है। तब देखेंगे दोनों क्वेश्चन को, ये काफी इंपॉर्टेंट है और 4 नंबर के प्रश्न आते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड अंतर। यह क्षारक तथा शर्करा का संयोजन होता है, यह न्यूक्लियोसाइड तथा फास्फोरिक अम्ल का संयोजन होता है। उदाहरण देखेंगे एडिनोसाइन, एडिनिन + राइबोस, एडिनाइलिक अम्ल,
एडिनोसाइन फास्फोरिक अम्ल। इसमें देखेंगे ग्वानोसाइन, ग्वानिन, राइबोस। अब इसमें ये देख सकते हैं, तो यहाँ से आप इसमें से अंतर आपको लिखना है तो अंतर लिख सकते हैं। फिर इस संरचना देखेंगे तो ये रहा संरचना न्यूक्लियोसाइड का, ध्यान में रखिएगा न्यूक्लियोसाइड का ये संरचना रहा और न्यूक्लियोटाइड का ये संरचना रहा। तो यहाँ पे देखेंगे PO4 बस रहता है, यहाँ पे देखेंगे क्या है, फास्फोरिक अम्ल का संयोजन होता है, तो दोनों अंतर होता है। आप स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं बार बार। अगला नंबर हम देखेंगे वर्णन की अभिधारणाओं के आधार पर उपसंयोजन यौगिकों में आबंधन को समझाइए। वर्णन की अभिधारणाओं, अब देखेंगे यहाँ पे वर्णन के सिद्धांत की मुख्य अभिधारणाएं। पहला देखेंगे उपसंयोजन यौगिक में धातुएं दो प्रकार की संयोजकताएं दर्शाती हैं, प्राथमिक तथा द्वितीयक। फिर देखेंगे सेकंड नंबर, प्राथमिक संयोजकताएं सामान्य रूप से आयनीन होती हैं तथा ऋणात्मक आयनों द्वारा संतुष्ट होती हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट है वर्णन के थ्योरी में। सेकंड नंबर, हम थर्ड नंबर देखेंगे द्वितीयक संयोजकताएं अन्य आयनीन होती हैं, ये उदासीन अणुओं अथवा ऋणात्मक आयनों द्वारा संतुष्ट होती हैं। उदासीन से भी होती हैं और ऋणात्मक से भी। द्वितीय संयोजकता उपसंयोजन संख्या के बराबर होती हैं तथा इनका मान किसी धातु के लिए सामान्यतः निश्चित होता है। चौथा नंबर देखेंगे धातु से द्वितीयक संयोजकता से आबंधित आयन समूह विभिन्न उपसंयोजन संख्या के अनुरूप द्विस्थान या विशिष्ट रूप से व्यवस्थित रहते हैं। जैसे हम देख सकते हैं एग्जाम्पल COCl2 NH3 का 4 प्लस Cl- की संरचना निम्न प्रकार है। तो यहाँ पे इसकी संरचना हम देखेंगे जो काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये रहा इसका संरचना। अब देखेंगे ये हमारा क्या है, प्राथमिक संयोजकता है, ये क्या है, द्वितीयक संयोजकता है। जो डैश 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 है क्या है, हमारा प्राथमिक संयोजकता है, और जो लाइन है ये क्या है, हमारा द्वितीयक संरचना है। तो इस तरह से संरचना बना सकते हैं, जो वर्नर के सिद्धांत की मुख्य अभिधारणाएं हैं, जो काफी इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। छठवां नंबर देखेंगे एक रासायनिक परिवर्तन में सभी ऊर्जा युक्त प्रभावी संगठन परिणाम नहीं देते हैं, एक उदाहरण की सहायता से व्याख्या कीजिए। और अथवा वाला इन दोनों में से एक क्वेश्चन करना है, ये 5 नंबर का क्वेश्चन आता है। अब इन दोनों में से एक क्वेश्चन करना है, जिसे आप देख सकते हैं दोनों क्वेश्चन को। तो यहाँ पे आंसर देखेंगे, अब देखेंगे ये रहा क वाला आंसर, यहाँ तक आप देख सकते हैं, और यहाँ तक आप देखेंगे। अब इसके बाद देखेंगे अथवा वाला, दोनों क्वेश्चन को हम देख सकते हैं। तो ये रहा अथवा का क्वेश्चन जो 5 नंबर में आते हैं, यहाँ से स्पष्ट करना होता है। फिर यहाँ पे हम देखेंगे यहाँ से ये रहा यहाँ तक, जो काफी लंबा प्रश्न है। ख नंबर देखेंगे, ये आपको ये पहचानना है कि यहाँ पे रिएजेंट क्या है। दूसरा देखेंगे निम्नलिखित में से कैसे विभेद करेंगे, फार्मिक अम्ल और एसिटिक अम्ल। विभेद हम देखेंगे दोनों का, जो काफी इंपॉर्टेंट है। ये 4 नंबर और 4 नंबर के प्रश्न है। अथवा में आता है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, एनिलीन का नाइट्रीकरण कैसे किया जाता है, केवल अभिक्रियाओं के समीकरण दीजिए। तो दोनों हम देंगे यहाँ पे। देखिए क्वेश्चन को अच्छे तरह से देख लीजिए। तो यहाँ से देख सकते हैं H2O है और ये रहा एसिटिक अम्ल बना। फिर हम देखेंगे ये HCl है। फार्मिक अम्ल और एसिटिक अम्ल में विभेद, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं विभेद, आप इनमें से लिख सकते हैं। अब अथवा वाला क्वेश्चन देखेंगे, जो अथवा वाला क्वेश्चन आया था नाइट्रीकरण। तो नाइट्रीकरण में देखेंगे एनिलीन का नाइट्रीकरण के लिए सर्वप्रथम एसिटिल क्लोराइड की की क्रिया द्वारा NH2 समूह को संरक्षित करते हैं। फिर ये देखिए क्या एसिटिलीकृत, फिर एमीन की क्रिया सांद्र HNO3 तथा सांद्र H2SO4 के मिश्रण से की जाती है। अंत में जल अपघटन द्वारा पी नाइट्रो एनिलीन मुख्य उत्पाद और ओ नाइट्रो एनिलीन का मिश्रण बनता है। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर देख सकते हैं, ये रहा, काफी इंपॉर्टेंट है ये भी। तो यहाँ तक
अगला नंबर हम देखेंगे सातवां का सारा क्वेश्चन देखेंगे। क देखेंगे तो ये हमारा क्या है, अनुचुंबकीय है, जबकि ये प्रतिचुंबकीय है, समझाइए क्यों। अब देख सकते हैं इन दोनों में से आएगा कि अनुचुंबकीय और प्रतिचुंबकीय क्यों है, आपको समझाना है। दूसरा देखेंगे स्पेक्ट्रम में रासायनिक श्रेणी क्या है, दुर्बल क्षेत्र लिगेंड तथा प्रबल क्षेत्र लिगेंड में अंतर स्पष्ट कीजिए। अथवा में देखेंगे प्रत्येक के 2 उदाहरण देते हुए निम्नलिखित को समझाइए, समन्वय सत्ता, लिगेंड, उपसंयोजक संख्या, संयोजन संख्या, उपसंयोजन बहुफलक, होमोलेप्टिक तथा हेट्रोलेप्टिक। ये क्वेश्चन देख सकते हैं यहाँ पे। अथवा में से चाहे इन दोनों में से करिए चाहे अथवा करिए, तो यहां से हम करेंगे। तो इस एग्जाम्पल को हम अच्छे से समझेंगे। देखिए काफी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। तो इसका नाम है हेक्सा एमीन क्रोमियम थर्ड, ये इसका नाम है। इसका पहले हम ऑक्सीकरण निकालते हैं, हमने निकाल दिया। फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखेंगे, कितने ऑक्सीकरण है, 3। हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में से हम क्या करेंगे, यहाँ पे डी से 3 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। जैसे देखते हैं निकाले, यहाँ से 1 यहाँ से 2, तो 3 इलेक्ट्रॉन निकाल गया, तो 3 प्लस आ गया। और डी पर कितना बचा, 3। अब इसके लिए देखेंगे NH3 अणुओं के 6 युग्मित इलेक्ट्रॉनों के लिए 6 रिक्त कोष उपलब्ध कराता है। यह D2sp3 संकरित तथा अष्टफलकी है। 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण अनुचुंबकीय है। देखिए 3 अयुग्मित है, इसीलिए क्या है हमारा, ये अनुचुंबकीय है। फिर हम देख सकते हैं ये रहा 3। अब देखेंगे दूसरा नंबर, इसी का सेम है, टेट्रासाइनोनिकेलेट सेकेंड आयन, ये इसका नाम है। ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, प्रबल लिगेंड है। तो प्रबल लिगेंड के लिए अलग रूल होते हैं। Na पहले हमने ऑक्सीकरण निकाला, तो यहाँ पे Na पहले 2 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। ऑक्सीकरण पे 2 आया है, तो इसलिए हम यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। जैसे 2 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो डी में हम क्या भरेंगे, 8 इलेक्ट्रॉन भरेंगे। तो हम देखेंगे डी में 8 इलेक्ट्रॉन भरना है। हमको कितने बॉक्स बनाना है, 4। तो 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भरेंगे, 4s 4p। ये देखेंगे Cn माइनस प्रबल क्षेत्र लिगेंड होने के कारण डी कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों को युग्मित, यदि प्रबल होगा तो युग्मित होगा, क्या हो जाएगा, युग्मित माने पेयर बन जाएंगे। देख लीजिए, अब युग्मित कर देता है, जिसके कारण डी कक्षकों में से एक कक्षक Cn आयन के लिए रिक्त हो जाता है। देखिएगा ये दोनों क्या थे, हमारा एक एक है, लेकिन हम देखेंगे ये प्रबल लिगेंड की वजह से क्या हो जाते हैं, यहाँ पे पेयर हो जाते हैं, जोड़ा। अब देखेंगे यहाँ पे संकरण DsP2, इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं है, यह प्रतिचुंबकीय है। इसमें अयुग्मित देखिए एक भी नहीं है। अब सेकेंड नंबर हम इसी प्रकार देखेंगे। सेकेंड नंबर के लिए लिगेंडों को उसकी बढ़ती हुई क्षेत्र प्रबलता का क्रम, एक श्रेणी। देखिए लिगेंड है जो, ये इसी के बारे में आपको लिखना था, कैसे बढ़ रहा है कैसे घट रहा है। तो ये रहा, यहाँ से आप देख सकते हैं। और अथवा वाला क्वेश्चन हम देखेंगे। तो समन्वय सत्ता केंद्रीय धातु परमाणु अथवा आयन से किसी एक निश्चित संख्या से आबंधित आयन अथवा अणु मिलकर एक उपसंयोजन सत्ता अथवा समन्वय सत्ता का निर्माण करते हैं। तो देखिए 2 एग्जाम्पल। लिगेंड यदि पूछे, लिगेंड, तो लिगेंड के बारे में ये रहा, उपसंयोजन सत्ता में केंद्रीय परमाणु आयन के परिबद्ध आयन अथवा अणु लिगेंड कहलाते हैं। जैसे देख सकते हैं ये सब आप इसके बारे में। एक दंतुर एक दाता परमाणु, जैसे देख सकते हैं द्विदंतुर यानी 2 दाता परमाणु, ये देख सकते हैं बहुदंतुर 2 या से अधिक दाता परमाणु, एग्जाम्पल देख सकते हैं EDTA। अब उपसंयोजन संख्या देख लीजिए, उपसंयोजन बहुफलक, तो ये रहा, यहां तक आप देख सकते हैं। यहाँ पे अब देखेंगे ख के लिए। तो ख में देखिएगा ये अभिक्रिया रहा एग्जाम्पल, और प्रथम कोटि अभिक्रिया की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक कितना है, अभिकारक प्रारंभिक सांद्रता और इतना 1/10, तो भाग से बचाने के लिए कितना समय लगेगा। अथवा वाला क्वेश्चन भी देख सकते हैं ये। और ये कार्बोक्सिलिक है, ये हमारा का कीटोन है, योगात्मक अभिक्रिया नहीं दर्शाते क्यों। तो इन सभी के बारे में हम देखेंगे यहाँ से। तो देखिएगा ये रहा अभिक्रिया पहला के लिए एग्जाम्पल, आप लिख सकते हैं इसको Da/3dt इक्वल करके। तो यहाँ से फिर देख सकते हैं ये एग्जाम्पल। फिर इसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे यहाँ से लगा पूरा एग्जाम्पल देख लीजिए। ये आंसर प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए T = 2.303/K log R0/R, ये फॉर्मूला रहा। अथवा वाले में हम क्वेश्चन देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको कार्बन परमाणु की सम संख्या वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों का गलनांक विषम ऑड कार्बन परमाणु की युग्म अम्लों से अधिक होता है। देख लीजिए यहाँ पे ये रहा आंसर।
दोस्तों यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।